ओके सो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो अभी 9 अगस्त 2023 है और 2:23 हो रहे हैं। मम्मी पापा अभी इधर अहमदाबाद आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड मीन्स जस्ट फॉर आवर इंटरनल मेमोरी। तो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत ख़ास बातचीत है और ये ऐसी रिकॉर्डिंग होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब होगी और इसे हम अपने पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को लिए सहेज कर रखने वाले हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने 72 वर्षों के जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। एक न्यायिक वकील, समाज के मार्गदर्शक स्तंभ, एक समर्पित पति और सबसे बढ़कर हमारे पिता। कई दशकों तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में अपनी सेवाएं दी। पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन किया और हमारे क्षेत्र के कई जटिल कानूनी मामलों को सुलझाया भी, चाहे वो आंतरिक मामले परिवार के लिए हों या बाहर के हों। लेकिन अदालत और कानून की किताबों से परे उनके सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा उनका परिवार रही है। हमारी माताजी के साथ मिलकर उन्होंने 4 बच्चों, 3 बहनें और एक भाई, मतलब बेटों की परवरिश की और हमें ईमानदारी, संघर्ष और एकजुटता के संस्कार बनाए रखने के लिए हमेशा प्रेरित किया और वही बीज हमारे अंदर अभी भी है। आज उनका यह परिवार बढ़कर दामाद, बहू, पोते पोतियों, नाती नातनियों के रूप में एक नई पीढ़ी तक फैल चुका है, जो उन्हें बड़े गर्व और सम्मान से देखते भी हैं। पापा, आज हम आपसे किसी धारा या कानूनी दावपेच पर बातें नहीं करने आए हैं। आज हम समय के पन्नों को पीछे पलटना चाहते हैं और आपकी ज़ुबानी, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके शुरुआती दिनों से लेकर आपके करियर, जीवन, ईश्वर और राजनीति पर आपके विचारों तक भी थोड़ा बहुत हम कुछ टच करेंगे। हमारे साथ बैठने और अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक शुरुआती अनुभव, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए भी, अभी तक आपके साथ में ऐसी कोई वीडियो या एज अ मेमोरी टाइप की वीडियो हम लोगों ने कभी नहीं बनाई है। तो जस्ट शुरुआत करने से पहले एक आपसे मैं 1-1.5-2 मिनट का कुछ सुनना चाहूँगा कि आपके लिए पहला तो अनुभव कैसा है इस तरीके की वीडियो को शूट करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पुत्र शिवांश अंशु जी। और इस तरह की सोच परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए यदि पुत्र ने सोचा है तो यह बहुत बड़ी सोच है। इसके लिए मैं शिवांश जी को, जो मेरे अति प्रिय पुत्र हैं, और पुत्र तो वैसे भी प्रिय होता है, और कहा गया है कि पुत्र तो एक ऐसी चीज़ है जो ये कटु सत्य है कि कहा गया है कि पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, पौत्र के पुत्र के लिए लोगों का ये विचार जो रहता है कि इतना धन संपत्ति होना चाहिए कि कई पुश्तें बैठ करके खाएं,
इतनी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह का किसी के मस्तिष्क में विचार आया कि समाज में आदमी को कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस पर विचार के लिए यदि हमसे कोई विचार जानने की इच्छा है, बिल्कुल ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ी और हमारे लिए विशेष गर्व की बात है। क्योंकि कहा गया है कि मेरा मानना ये है कि ये सत्य है और यही मैंने किया कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। ये चीज़ हमारे पिताजी बराबर कहा करते थे। हमारे पिताजी का जीवन एक तपस्वी जीवन था और मैं समझता हूँ कि उस तपस्वी जीवन हम 3 भाई 3 बहनों का पालन पोषण प्यार दुलार पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी उन्होंने अपनी छोटी सी कमाई में किया और किसी भी प्रकार की कभी कोई आपस में द्वेष, आपस में कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था और बड़े ही प्रेम से भाई बहन माँ बाप परिवार के साथ, परिवार क्योंकि हमारे पिताजी से संबंधित बड़ा परिवार है तो उस बड़ा परिवार में बड़ा सामंजस्य था और उस सामंजस्य के अनुसार वह हम लोगों को पिताजी को एक संस्कार मिला और पिताजी का संस्कार हमारी माताजी के साथ हमको और हमारे भाई बहनों को सबको मिला। और ये मैं समझता हूँ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा और मेरे विचार से और मैं पूर्ण समझता हूँ कि यह हम लोगों का संस्कार हमारे पुत्र, हमारे पौत्री, हमारे अन्य लोगों में, हमारे पुत्रियों में, सब में ये संचार हो रहा है। और इस तरह का अगर संचार हो रहा है तो समाज और देश और परिवार सभी आगे उठेगा, शांति होगी, विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपने अपने विचार रखे सारी बातों पर, बट क्योंकि ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हैं आपके साथ, तो जस्ट मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे हम कभी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको स्पेसिफिक रिप्लाई करना है। हम ज़बरदस्ती बढ़ाएंगे नहीं चीज़ों को। अगर मैं राजनीति के बारे में पूछूंगा तो आप राजनीति में ही रहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो आपका भी पहला एक्सपीरियंस है ये। हो सकता है बाद में हम कुछ और भी बनाएं वीडियोज़ और बातें करें साथ में। तो जैसा कि मैं फिर से बोलूँगा कि क्योंकि ये एक पहला आपके लिए एक्सपीरियंस है इस तरीके का कुछ वीडियो शूट, तो ये आप अपना अनुभव, पहला अनुभव को कैसे आप बताना चाहेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि क्या होने वाला है इस पॉडकास्ट या इस हमारी छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो में? आप अपना कुछ अनुभव शेयर करिए। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय पर आपको ये जानकारी देनी है। ठीक है, उस विषय को हमारे सामने रखा जाए। ठीक है, तो उस पर हम अपना कुछ विचार जो हमारे उसमें है मस्तिष्क में, मन में, उसको मैं अवश्य। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे आपके शुरुआती समय की। शुरुआती समय मीन्स आपने बचपन, आपकी पढ़ाई और शुरुआती दिनों को याद करिए अपने, और वो कौन सा ऐसा टाइम था, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप प्रेरित हुए कि आपको एक वकालत वाले पेशे में करियर बनाना है। पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक
मेरे बाल्यकाल की बात है। तो बाल्यकाल तो मेरा बिल्कुल मस्त जीवन था, क्योंकि हम लोग देहात में पले बढ़े हुए और स्वतंत्र जीवन, समय से पढ़ना, समय से खेलना, समय से स्कूल जाना और माँ बाप की सेवा करना, और जहाँ तक संभव होता था खेती के कार के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में जो संभव होता था छोटा बहुत हम लोग कार्य भी करते। और जब हम लोगों के पढ़ने लिखने की बात आई तो जहाँ तक मुझको याद है कि प्राइमरी स्कूल में गांव हम लोगों का कविया पड़ता है, ये तो विदित है, जो पूर्व में तहसील फूलपुर, वर्तमान में तहसील बुरहानपुर, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो शुरू में जब प्राइमरी में एडमिशन या प्रवेश कक्षा 1 में हुआ तो पहले हर अमीर गरीब बच्चे 5 वर्ष के बाद ही वह विद्यालय में प्रवेश लेते थे, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा। और इसके बाद जो है अपने विवेक शक्ति अनुसार वो पढ़ता था। तो शुरू में ही जो है हम लोग, चूँकि घर पर भी हम लोगों को निर्देशन मिलता था, हमारे छोटे बाबा थे, वो हम लोगों को प्राइमरी में ही टीचर भी हुआ करते थे, रिटायर्ड थे वो, तो वह घर पर भी हम लोगों को पढ़ाते थे। तो पढ़ाने का पहले ढंग बड़ा निराला था कि छोटे बाबा जो है लेटे भी रहें तब भी पढ़ाई उनकी चालू रहती। हम लोगों को या किसी बच्चे को देखा, उन्होंने बुलाया राखी ले आओ, राखी आ गई, नीचे ज़मीन को इसको लेपन करो, लेपन कर दिया, अंगुली से सब तक गिनती लिख डालो, लिख दिया। और दूसरा बच्चा अगर साथ में हमारे है, दूसरा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई जो भी है, उसकी ड्यूटी अपने सेवा में लगाते, तब तक तुम पैर दबाओ, तब तक राखी खाली हो जाती थी और इसके बाद हमारी ड्यूटी वहाँ हो जाती थी। तो यह आनंद भी लेते थे और इसके बाद जो पढ़ाई भी करते थे। और विद्यालय में हम लोग पढ़ने में भी जो है भगवान की दया से कोई कोर कसर नहीं रखते। विद्यालय में सारे लोग खुश भी रहते थे, अध्यापक लोग भी खुश रहते थे। वैसे भी सारे लोग जानते थे कि अच्छे परिवार से हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पहले की पढ़ाई के समय में प्राथमिक विद्यालयों में कोई बहुत भेदभाव नहीं होता था। एक साथ टाट पट्टी लोग घर से ले जाते थे, ज़मीन पर बिछाते थे और ज़मीन पर बिछा कर उसी पर पढ़ते थे। गुरुजी जो है एक कुर्सी पर अपना बैठ करके छड़ी लेकर के बैठते थे और पढ़ाई करते। तो इस तरह से ये बाल्य जीवन कक्षा 5 तक बीता, हम लोग पढ़े। और कक्षा 5 की पढ़ाई तो पहले तो वो जिला परिषद से प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, वो जिला परिषद से का बोर्ड हुआ करता था। तो जो पास होता था कक्षा 5 उसको 6 में सर्टिफिकेट मिलती थी। तब वो कक्षा 6 में कहीं मिडिल कहा जाता था इसको, कक्षा 6, 7, 8, तो मिडिल में जाके वो पढ़ता था। और मिडिल में पढ़ने के बाद तब इसके बाद जो है अगर वो विद्यालय वहाँ हाई स्कूल है, इंटर है, तो उसी में पढ़ेगा, और नहीं है तो मिडिल स्कूल जो है वो भी जो है वो
जिला पंचायत से हाँ जिला पंचायत से ही जो है वो फिर बोर्ड होता था और उस बोर्ड को पास करना होता था कक्षा 8 में, तब इसके बाद उसका एडमिशन 9th में होता था, वरना अगर फेल हो गया तो फेल हो जाता था। इसलिए बच्चे शुरू से ही बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। मतलब 8th क्लास में ही बोर्ड होता था, जैसे बाद में 10वीं या 12वीं बोर्ड हो गया, वैसे ही होता था, वैसे ही होता था। उसका कभी कभी सेल्फ सेंटर भी होता था, कभी कभी जो है दूसरे सेंटर पर भी, विद्यालय पर भी चला जाता था। तो इस तरह से बच्चे शुरू से ही जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट करते थे। कहीं पर भी ऐसा भी नहीं होता था कि कोई बच्चा जो है नकल करे या किसी से पूछे, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि बच्चों की जब परीक्षा होती थी तो उन बच्चों को एक जगह नहीं बैठाया जाता था, मैदान में उनको भेज दिया जाता था, फिर कर देते थे तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो। कम से कम 5 फीट 7 फीट 8 10 फीट की दूरी पर बच्चा बैठता था और परीक्षा देता था। और उस परीक्षा में और जो पास होता था उसको, तो प्राय जो है बच्चे पढ़ते थे लोग, और जो फेल हो जाते थे पढ़ते थे, उनको पास नहीं किया जाता था। दूसरी बात ये कि जब हम लोग मिडल में पढ़ने गए, कक्षा 6 में 7 में 8 में, वहाँ भी हम लोगों का अच्छा रहा, कोई बात नहीं रही। और आराम से पढ़ना लिखना, विद्यालय जाना, और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। और उच्च शिक्षा जो है हम लोगों ने प्राप्त की इंटरमीडिएट कॉलेज पेरिंग से, ये विज्ञान के साथ। और इसके बाद जो है उस समय हमारे बड़े पिताजी कानपुर में स्वर्गीय बसंत प्रसाद श्रीवास्तव जी का कारोबार चलता था, और बहुत अच्छा कारोबार था उनका। उन्होंने पूरे परिवार को जो है एक संगठित नहीं बल्कि कहा जाए सुसंगठित, सुव्यवस्थित करके परिवार को लिया। उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया, श्याम ब्याह शादी सब भी किया उन्होंने। तो उन्होंने ही आपको प्रेरित किया कि आपका करियर नहीं, वकालत में बनाना है? नहीं, मैं तो जब वहाँ पर गया तो कानपुर में जो है, कानपुर जाने के लिए हमको ज़्यादा प्रेरित हमारी दादी थी। दादी ने प्रेरित किया और कि तुम जो है कानपुर जा कर के चलो। और उस समय बाबूजी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कानपुर आओ। तो कानपुर जा कर के हमारी पढ़ाई BSc किया हमने वहाँ से, जीव विज्ञान से BSc करने के बाद फिर जो है MSc करने का वो था। MSc में एडमिशन भी हुआ वनस्पति विज्ञान बॉटनी में। लेकिन फिर इसके बाद तब तक जो है वो सन 1975 में हमारे पिताजी स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी का जो एक छोटी नौकरी के पर थे पंचायत विभाग में। पहले जो है वो पंचायत सेवक पद हुआ करता था, और कुछ पंचायत सेक्रेटरी भी उसको कहते थे। तो पंचायत सेक्रेटरी जो है फिर बाद में जो है उसको समाप्त किया गया, कि इसलिए ये सेक्रेटरी जो है सब जो है वो IAS की। तो गवर्नमेंट को लगा कि पंचायत सेक्रेटरी कहा जाएगा तो वो जो है पंचायत डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी उसको भी लोग मान बैठते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको जो है पंचायत सेवक कर दिया। पहले पंचायत सेक्रेटरी थे, बाद में पंचायत सेवक हो गए। और इसके बाद अब वर्तमान में वही पद जो है ग्राम पंचायत अधिकारी। तो इस तरह से पिताजी हमारे जो थे वो पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सेवक के पद पर कार्य करते हुए 1975 में सकुशल और सम्मान के साथ अवकाश प्राप्त किया उन्होंने अपने पद से, और रिटायर हुए। संयोग से मैं कानपुर में थे? कानपुर में था उस समय, और कानपुर यूनिवर्सिटी में 1975 में DAV महाविद्यालय है वहाँ से कर रहा था MSc। तो BSc वहाँ से कानपुर से DAV से किया मैंने। हाँ। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से, फिर MSc में कानपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है DAV कॉलेज, जो कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलेटेड
है। इसके बाद जो है मैं हमारे आदरणीय पिताजी का जो है पत्र कानपुर गया बाबूजी, बड़े बाबूजी के यहाँ, और उन्होंने उसमें लिखा था पोस्ट कार्ड में कि आज मेरा जो है वो रिटायरमेंट हो गया है। तो मैंने भी देखा, मुझको बड़ा वो हुआ कि चलते हैं तो पिताजी से मिलने या देखने या घर परिवार से भी एक बार सोचने की चले ज़रा देख आए। और यहाँ हम फिर कानपुर से घर पर आए तो यहाँ देखने के बाद बाबूजी से मिले। बाबूजी से मैंने बताया कि कहिए तो जाएं, कहिए ना जाएं। तो उन्होंने बताया कि अपने पास जायदाद ज़्यादा है, खेती बाड़ी है, घर द्वार है, सारे लोग बाहर रहते हैं परिवार के, तो परिवार की सुरक्षा भी होनी चाहिए। कानूनी तौर से बलात् लोग इधर उधर करते रहते हैं, तो कम से कम विधिक रूप से, कानूनी रूप से कोई न कोई एक आदमी को रहना चाहिए। हाँ। तो उनका ये था कि क्यों न वकालत की पढ़ाई पढ़ो। तो हमारे भी दिमाग में आ गया कि हमने कहा चलो करते हैं। तो तब तक BSc MSc हो चुका था? नहीं, MSc हमने छोड़ दिया। सेकेंड ईयर? नहीं, फर्स्ट ईयर में ही लेंगे, एडमिशन लेकर के चले जाए। तो वहाँ जो है यहाँ सिवली कॉलेज से हमने लॉ किया, और लॉ करने के बाद वकालत के पेशे में आए। तो लॉ उस टाइम पर भी 5 साल का ही था? 3 साल। ओके। 3 साल का। ओके, तो वहाँ से यानी आपका लॉ कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद कैसे आप कुछ शॉर्ट में बताइए कि कैसे आप एक प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट वकालत करते करते कैसे धीरे धीरे आप प्रेरित हुए कि सरकारी वकालत की तरफ बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा सा फोकस। अब हमने जब LLB किया, LLB हमारी एक और बीच में कहानी कुछ होती है। जब हमने LLB किया तो उसी बीच हमारे बड़े भैया स्वर्गीय संजीवन लाल जो शिक्षक थे, और उन्होंने गवर्नमेंट LT कॉलेज इलाहाबाद में था, CPI सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट उसका नाम था। वहाँ से गवर्नमेंट LT होती थी। गवर्नमेंट LT यानी जो आज B.Ed के बराबर थी। B.Ed तब भी था, लेकिन वो गवर्नमेंट की एक डिग्री थी। तो वह गवर्नमेंट 3 तरह की डिग्री देती थी LT की। एक LT संस्था थी बनारस में, एक LT की संस्था इलाहाबाद में, और एक गवर्नमेंट LT की संस्था लखनऊ में। तो वहाँ के बच्चे जब निकलते थे, मई में परीक्षा होते ही उनकी लिए विद्यालय में ही जो है वो लिस्ट में नाम आ जाता था कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कहाँ नियुक्ति होगी, नियुक्तियाँ कहाँ। तो वह जो है वह वहाँ अपना जाके ज्वाइन करता था जुलाई में, क्योंकि जुलाई से सेशन चलता था उस समय। तो भैया ने ये बताया कि अगर वहाँ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने अप्लाई कर दिया, स्वयं किया था। अप्लाई करने के बाद मेरा नाम आ गया, क्योंकि वहाँ 50% जो था वो साइंस की सीट होती है, 100 सीट थी वहाँ। तो 50 सीट में ये आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, और 50% सीट जो है वो साइंस के लिए रिजर्व थी। 50 सीट थी, उसमें मेरा भी नाम आ गया। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जाओ अपना कर लो। तो वहाँ हॉस्टल था, हॉस्टल में रहते थे, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह से वहाँ हॉस्टल था, हर व्यवस्था थी वहाँ, खाने पीने सब व्यवस्था थी। वहाँ से एंट्री किया गया। लेकिन ये कि वह जो
नियुक्ति का वो होता था, जो 1 साल पहले ही वो लगभग समाप्त हो चुका था। कारण था कि वो बीएड के कॉलेज के तमाम बच्चे भी हो गए थे, गवर्नमेंट कॉलेज के भी। LT तो भी था, अब BEd भी हाँ, था। चूँकि बीएड के बच्चे हो गए और LT के बच्चे हो गए, तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए जो है वो नियुक्तियाँ इस रोक तरह दी से गई। बंद हो गई। वहाँ से मैं गवर्नमेंट LT करके जब आजमगढ़ पुनः लौटा, तो फिर सेकेंड ईयर मैंने एडमिशन लिया, और सेकेंड ईयर में एडमिशन ले करके फिर इसके बाद थर्ड ईयर किया। और इस लाइफ में जब मैंने विधि परीक्षा शुरू की, तो फर्स्ट ईयर जो है वो हमारे सबसे छोटे चाचा मुन्नू चाचा थे, स्वर्गीय नंद किशोर लाल, उनके यहाँ रह करके मैंने शिक्षा ग्रहण की 1 साल। और इसके बाद फिर जो है मैं बिल्कुल, मेरा जैसे मन मस्तिष्क स्वच्छंदता की ओर बढ़ने लगा, और स्वच्छंदता की ओर बढ़ने लगा, और एक मन में यह अभिलाषा पैदा हुई, यदि मेरे साथ आर्थिक रूप से कुछ व्यवस्था कहीं से नहीं होती है, तो हमारी पढ़ाई जो है बेकार है, ये नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो है वो अपने को एक समाज में खड़ा करने का प्रयास किया। और खड़ा करने का जब प्रयास किया, तो आदमी जब शुरू में कोई रचना करता है, तो उसको परिश्रम करना होता है, उसको हर तरह की सामग्री, हर तरह के मटेरियल, हर तरह की चीज़ें सब सोचना पड़ता है। समाज में आगे पीछे सब सोचना पड़ता है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन यह सही बात है कि यदि भी अगर आदमी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर ये सोच ले कि मुझे यह काम करना है, तो ईश्वर उसका साथ देता है। और मैंने जो है फिर आजमगढ़ में ही उस समय 500-600 रुपये का मैंने ट्यूशन किया, और इसके बाद जो है मैंने अपनी पढ़ाई पूरे शान से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पूरी किया। और करने के बाद जो है फिर मैंने वकालत पेशे की तरफ, जैसा कि पिताजी का एक शौक़ था और एक उनका आग्रह भी था, मेरा बेटा जो वकील बने, घर परिवार की सुरक्षा हो, तो मैंने वैसे ही किया। और इसके बाद जो है मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन के पूर्व ही हमारी ये कहिए कि संगिनी गीता श्रीवास्तव जी का आगमन हो चुका था। और वह दिन 15 जुलाई 1980, जो इतिहास के पन्नों में मन के पटल पर एक स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, वह 15 जुलाई 1980 है, जिस दिन हम दोनों ने फेरे लिए थे। और यह परिवार हमारा जो है उसकी 15वीं चल रहा है। और इनके आने के बाद ही मैंने जो है फिर, इनकी भी इच्छा थी पढ़ने की, मैंने कहा ठीक है। तो हम ये पढ़ती थी, मैं अपना कोर्ट जाने का काम करता था, और रजिस्ट्रेशन कराया, वकालत का काम शुरू किया। धीरे धीरे वकालत का काम करते करते आगे बढ़ते रहा। और इस बीच जो है तमाम तरह की, वो 1982 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। 11 फरवरी 1982 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन होता है, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का संघ है। और वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति या कोई लड़का, चाहे वो सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, कहीं भी हो, वकालत कर सकता है।
हाई कोर्ट हो, कहीं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट में बात कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो मैंने जो है एडमिशन करा, वो अपनी वकालत का काम शुरू किया। और उस समय अपनी वकालत के शुरुआत में मुझे कहने में बड़ा आज भी गर्व होता है कि ज़िले के सबसे नामी गिरामी शोहरत वाले व्यक्ति स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव हमारे कानूनी गुरु मिले, जिन्होंने कानून की शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय के लिए भी मुझे हर तरह से सहारा दिया, सम्मान दिया। और मैं समर्पण के साथ, त्याग के साथ उनके साथ रहते हुए ये वकालत के कार्य को सीखा और भगवान की कृपा से मैंने जो है उसको अंतिम रूप से शानदारी से निभाया और आज भी निभा रहा हूँ। इस बीच मुझको मेरे कई मित्रों ने अपना विचार किया, जो मेरे साथ ही थे, वो शासकीय अधिवक्ता हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय में होते हैं, उन पर उनकी नियुक्तियाँ हुई। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं अगर इसको करूँगा तो इससे जो है फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा? एक तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मेरे परिवार में मेरे बच्चे मेरे 4 बच्चे, जो एक शिवांश जी और 3 मेरी पुत्रियाँ ज्योति, प्रिया, शिवंग, जिनकी शादियाँ क्रमशः इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी में हुई है, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छा संस्कार देने में आसानी होगी, ये मेरे समझ में बात आई। और वरना मुझे अब जो भी करना था उसको मुझको ही करना था, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा वो आधार नहीं था, बैकिंग नहीं थी जो ये निर्देश करती थी अब ये करो, अब वो करो, ये करो या कैसे करो, ये सब मुझको करना था। तो इसके बाद जब मेरे मन में आया तो मैं भी शुरू से ही समाज में उठता बैठता था। ये काम मैंने शुरू से किया। आजमगढ़ के अंदर जब मैं पैर रखा उसी समय से समाज में मेरा एक रुझान इसमें भी रहा। मैं सामाजिक प्राणी की तरह से समाज में रहते हुए लगभग ज़िले के अंदर जो अपने के नामी गिरामी हुआ करते थे, मैं उनके यहाँ भी अपना संबंध रखता था और मधुर संबंध होता था। एक पहचान बनाई थी मैंने, तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी पहचान के आधार पर मैं भी लखनऊ गया और थोड़ा सा मुझको वहाँ पर प्रयास करना पड़ा और समय भी देना पड़ा। और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो हमको आधार मिला, वहाँ पर हमारे एक बड़े पिताजी की बेटी रहती थी लखनऊ में, उनका नाम था विद्या, स्वर्गीय विद्या। और हमारे जीजा जी थे स्वर्गीय गोपीनाथ श्रीवास्तव, जो सचिवालय में ही वो डिप्टी सेक्रेटरी पद से उनका रिटायरमेंट हुआ। तो दोनों लोग हमको बहुत ही मानते थे और उनका श्रेय, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम बराबर मिलता रहा। और उनका ये था, ये एक बहुत बड़ा संबल होता था जीजा का कि प्रहलाद
तुमको कोई तुम्हारी चीज़ छीन नहीं सकता और तुमको मिलना है, बस ये कैसे मिलेगा ये तुम्हारी। तो मैंने फिर उसको भी अपना एक संबल बनाया और उस संबल से फिर जो है मैंने अपनी पैठ सचिवालय में बनाई। और उस समय लगभग नकारात्मक रूप से ये होता था कि कोरम पूरा हो चुका है, अब जगह नहीं आजमगढ़ में है और अब जगह नहीं है, इसलिए होना बड़ा मुश्किल, ऐसा मेरा। लेकिन मेरे मन में ये था कि आजमगढ़ के अंदर सिविल कोर्ट में, ये मुझको बताया गया था कि सिविल कोर्ट में जब जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल थे तो उनके साथ ही अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के पद पर एक कैश थे, उसको नाम याद नहीं आ रहा है, हमारी मुलाकात भी उनसे नहीं है। तो उनका जो है उस पद पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन वह नियुक्ति होते ही कुछ दिन काम किए थे, इसके बाद वो अमेरिका चले गए अपने बेटे के पास। तब से वह पद जो है आज तक वो भरा नहीं गया। तो मैंने अपनी जो बात रखी थी सचिवालय में सचिव के सामने कि वह पद अभी जो है रिक्त है और मृत पड़ा है, उसको जीवित करना है और जीवित करके कायस्थ का पद कायस्थ ही होगा। तो चूँकि ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब जो थे स्वर्गीय A.K. श्रीवास्तव साहब थे, केवड़िया के रहने वाले, हंसते थे कि प्रहलाद तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल जैसे कायस्थों की बात फूट फूट के भरी हुई। मैंने कहा कि कायस्थों की बात नहीं भरी है, मेरे अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, सारे लोग, तो अगर हमारा है तो हम कुछ है और मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर इसके बाद जो है कुछ दिन तक बड़ा प्रयास किया, इधर उधर नहीं, मामला सफल हुआ। लेकिन अंत में माता रानी की कृपा हो गई एक दिन और मैं स्वर्गीय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जो बनारस के रहने वाले थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके यहाँ गया और उन्होंने बैठा ही था, तब तक बाहर निकले वो, उन्होंने मुझसे पूछा और उनसे मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने कहा तो हो जाए, कोई बात नहीं। कहा भी था लेकिन नहीं हुआ, तो वो समझे हो गया, चले गए होंगे। फिर मैं दोबारा नहीं गया। इसके बाद जब मुझको उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि प्रहलाद तुम्हारा बेटा हो गया होगा, कब आए हो? हमने कहा हो यहीं पड़े, हुआ ही नहीं। जब नहीं हुआ तो हंसने लगे, हैं क्यों नहीं हुआ? हम कहें अब तो अब क्या बताएं, कहें कि अच्छा बताओ, ये बताओ। तब तक उनकी श्रीमती जी थी ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, जो माता जी के नाम से जानी जाती थी, सचिवालय में भी, बाहर भी, समाज में भी और बनारस में। तो मैंने उनका पैर छुआ। उन्होंने कहा कि मंत्री से कहा कि तुम एक बेटे को काम नहीं करा सकते, छोटा सा, कितने महीने से आ रहे बेटा? मैंने कहा माता जी 3 महीना हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है? हमने कहा प्रमुख सचिव जी अगर चाहे तो चाहे। तुरंत उन्होंने प्रमुख सचिव जी को यादव से फ़ोन लगवाया, संयोग था, माँ की कृपा थी, लग गया फ़ोन। फिर इसके बाद बाबूजी जो हरीश जी, जो बाबूजी के नाम, बाबूजी के पद से गौरवान्वित हुए थे, उन्होंने तुरंत उनसे कहा आज मुझको, यही उनकी वाणी है, आज मुझको प्रहलाद की नियुक्ति 3:30 बजे तक ऑर्डर की। और यही कह करके उन्होंने फ़ोन, इसके बाद उन्होंने कहा प्रहलाद जाओ सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिल करके अपना काम करो। मैं चला आया। 9:30 पौने 10 बजे मैं सचिवालय में पहुंचता हूं तो सीधे मैं पहुंच जाता हूं A.K. श्रीवास्तव साहब के यहाँ, और उन्होंने मुझसे यही कर घुसते ही यही कहा प्रहलाद बताओ
कहाँ कहाँ तुम चाहते हो, कहाँ तुम नियुक्ति चाहते हो। हमने कहा जो जहाँ अच्छा हो वहाँ कर दीजिए। तो मैं तो रेवेन्यू प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा रेवेन्यू कर दीजिए। उन्होंने कहा रेवेन्यू नहीं करता। मैंने कहा कमिश्नर में कर दूँगा, वहाँ भी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको गोल्डन चांस दे रहा हूँ और तुम्हारा पद तुमको मुबारक हो। जो तुम कहते थे वही पद दूँगा तुमको, उसी को मैंने जीवित किया और वह तुम्हारे लिए जीवित किया। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैंने बल्कि ये भी कहा हंसते हुए कि ये सूरज आज पूरब से पश्चिम कैसे उगता है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी मेहनत का फल है और माता का आशीर्वाद है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी कृपा है और पूर्वजों का आशीर्वाद था। और वहाँ मुझको जो है उन्होंने कहा 3:30 बजे आप आइएगा। 3:30 बजे पहुँचा, मुझको उन्होंने ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा बाबू जी को इसको दिखा दो। और इसके बाद गया, मैंने बाबू जी मीटिंग कर रहे थे आईएएस लोगों की। ज़रा सा मैंने पर्दा हटा के देखा, बाबू जी देख गए, जबकि वो सिक्योरिटी था वो हटा रहा था। उन्होंने कहा प्रहलाद आओ, चला गया। सारे आईएएस देखते रह गए, पैर पे रख दिया, बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि बाद में बढ़ जाओ। मैंने उनसे कहा बाबू जी इसको जो है फैक्स करा दिया, आज चला जाओ और कल ज्वाइन कर दिया। तो उन्होंने वहीं से उन्होंने फैक्स कराया और इसके बाद मैं दूसरे चला है। और तब से मैं लगातार मेरी नियुक्ति के संबंध में। और एक है ये कि मेरी बड़ी बेटी ज्योति ने मुझसे कहा था पापा 24 अप्रैल को आपकी नियुक्ति। तो ऐसा मुझको लगता है कि माता सरस्वती जी पर उनकी थी और उसके अनुसार 24 अप्रैल को ही मेरी नियुक्ति, 24 अप्रैल सन 2002 24 अप्रैल 2000। और मेरा रिटायरमेंट चूँकि 10 जनवरी 1915 2015 सॉरी 10 जनवरी 2015 को मेरा 60 वर्ष पूरा हुआ और उसी दिन मैंने अवकाश प्राप्त किया। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे साथ जितनी नियुक्तियाँ हुई थी, लोग निकाले गए, पैकाले गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो है माँ के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरा लगातार जो है हुआ और सन 15 मैंने अवकाश प्राप्त किया ससम्मान। और इस बीच मैंने अपने समाज में, अपने गांव घर में अपनी प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा कायम की और अपने परिवार को भी मैंने जो है एक बड़े ही सुचारू ढंग से, सम्मानित ढंग से, सुदृढ़ रूप से खड़ा किया। और आज उस परिवार की छाया में और वृक्ष की छाया में बैठकर फल खा रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके, क्योंकि आपका करियर चेंज हुआ प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ, तो कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे बताइए आपकी एक प्राइवेट वकील के लिए और एक सरकारी वकील के लिए काम करने का तरीका, या किसी चीज़ को डील करने का तरीका, किसी केस को डील करने का तरीका में क्या डिफरेंस क्या होता है, या अप्रोच क्या होती है उसकी। अगर कोई एक केस है, वो किसी एक प्राइवेट वकील को मिलता है, या कोई वकालत का कार्य चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, दोनों में जब तक जानकारी कानून की नहीं होती वो कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से एक डॉक्टर अपने में स्पेशलिस्ट होता है, उसी तरह से अधिवक्ता अगर स्पेशलिस्ट है तो फिर उसको गवर्नमेंट जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि सामान्य है
यदि वो सामान्य है, सामान्य नॉलेज से। हाँ, तो सामान्य का मतलब वही ना है कि सामान्य ज्ञान से अपने बहुत उसका विशेषज्ञ नहीं, तो वह अपने रोटी रोजी का काम कर सकता है। लेकिन बड़े काम करने के लिए आज के युग में या तब के युग में भी जब से मैं था उस समय अर्थ प्रधान था, आज भी अर्थ प्रधान है। बिना अर्थ के गाड़ी कभी नहीं चली, क्योंकि शुरू से कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी का मतलब होता है अर्थ, और जिसके पास अर्थ रहा है वो शुरू से बलवान है। नॉलेज, अर्थ, पैसा, आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ रहा वो बलवान है। तो कहने का मतलब ये कि अब जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात की, तो अगर बड़ा काम करना है तो आपको एक बंधा बंधाया धन लगातार मिलता रहे और आपको कोई चिंता न रहे, तो आप अपना हर काम करें। तो इसके साथ में अभी, क्योंकि अभी हम मानते हैं, हम आपके करियर से ही आगे बढ़ते हैं कि जब आप 10 जनवरी 2015 को जब रिटायर हुए, तब से लेकर के अब तक कैसे आप अपना डिसिप्लिन और कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता, एक वकील का जो डेली वर्क है वो बहुत बिजी होता है, शेड्यूल बहुत बिजी होता है। वो बिजी होता है, शेड्यूल जो होता है बहुत बिजी होता है। और उस शेड्यूल को क्या आप कभी फील करते हैं कि अभी आप उतने बिजी नहीं हैं? क्या आप फील करते हैं, या कभी आप क्या फील करते हैं कि नहीं, अब कोई काम नहीं है मेरे पास करने को? तो आप कैसे अपनी लाइफ बैलेंस कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट? मेरा रिटायरमेंट सन 15 में हुआ, लेकिन मैंने कभी भी अपने को यह महसूस नहीं किया कि मैं अपने कर्म से अवकाश प्राप्त कर गया। मैंने अपने पद से अवकाश प्राप्त किया है, वकालत कार्य से मैंने कभी अवकाश प्राप्त नहीं किया, और आज भी मैं कभी वो अवकाश प्राप्त नहीं किया हूँ। हाँ, ये है कि मैं अपने एक तरह से आत्मबल के अनुसार, मन नहीं, अपने आत्मबल के अनुसार जितना हो सकता है मैं उतना हर कार्य करता हूँ। अगर मेरे में आत्मबल में यह नहीं है कि मैं फला काम अब नहीं करता, यह नहीं, मुझको जानकारी है, लेकिन मुझको ये लगता है कि अब ज़्यादा काम करने पर दिमागी तौर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से, हाँ, शारीरिक तौर से क्षति हो सकती, तो मैं उस पर बहुत बल नहीं देता। मैंने अब जो है, जब से मेरा अवकाश हुआ है, तो मैं कभी भी अब पैसे की प्रधानता नहीं देता, और मैंने यह सोच लिया कि अब मुझको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर की कृपा से मेरे पास रहने के लिए मकान, मेरे पास खाने के लिए अनाज, क्योंकि मैं कृषि पेशा से रहते हुए खेती बाड़ी आदि मेरे पास भगवान की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में भी मकान है, सब कुछ है, परिवार है, मान सम्मान बना हुआ है। तो जिसके पास मान सम्मान हो, इस तरह का और वो हो, सब कुछ हो, उसको बहुत अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं उसमें हाय मुझको अब करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास, मेरे मन और मस्तिष्क में अब 24 घंटा ये रहता है कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, वह पेड़ इतना विशाल है
कि एक तरह से वो जैसे कामधेनु गाय से जब चाहिए 24 घंटे में जितना दूध है उतना आप प्राप्त करें, उसी तरह से उस वृक्ष के नीचे बैठ करके छाए में आनंद लेते हुए जब चाहिए जितना चाहिए जैसा फल चाहिए उस फल को लीजिए। ये मेरे मन की एक धारणा है और उस धारणा से अब मैं बिल्कुल जो है मेरा मन हरदम जो है प्रफुल्लित रहता है और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता मैंने अब महसूस नहीं बस महसूस करता हूँ केवल इसलिए कि मेरा मान सम्मान प्रभु बनाए रखना और परिवार एकदम हर तरह से सम्मानित रहे, सुसज्जित रहे, सुदृढ़ रहे, समृद्ध रहे। और इतना ही नहीं, मैं अपने परिवार ही छोटे से परिवार की बात नहीं करता हूँ, मेरे इस परिवार में कम से कम सैकड़ों सदस्य हैं। मैं सबके लिए इच्छा करता हूँ कि सारे लोग जहाँ रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ। ओके, तो वैसे तो हम जब इस जो मैं क्वेश्चन अभी पूछने जा रहा हूँ उसका भी मोटा मोटा जवाब तो है मेरे पास, बट फिर भी जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपके 3 बेटियाँ और 1 बेटा था, जब लोग पढ़ाई कर रहे थे, लिखाई कर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो आप और मम्मी ने क्या ऐसा सोचा, क्या ऐसी सीख देते थे जो अब हम लोग भी अपने बच्चों को दे सकते हैं? ऐसी क्या सीख है जिससे कि हम सब अभी एक तरीके से अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, जो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो खुद हैंडल करते हैं? तो वैसे ही कुछ आप बताइए जो हम लोग भी अपने बच्चों को बताएं, या आप ऐसे बता सकते हैं कि हम लोगों के लिए आप लोग क्या चीज़ें सोचते थे या कैसे समझाते थे कोई चीज़? अब ये चीज़ तो दूसरा अगर कोई पूछता तो उसको बताया और समझाया जा सकता है, लेकिन चूँकि स्वयं साक्षात जब पुत्र पूछता है तो पुत्र ने सब कुछ देखा है कि किस तरह से हमारी रहन सहन, हमारे परिवार का रहन सहन, हमारा और तौर तरीका, समाज में रहने का तरीका, परिवार के साथ रहने का तरीका, घर के साथ रहने का तरीका, सब कुछ ज्ञात है। इसलिए उस पर हमको बहुत नहीं करना, लेकिन मैं इतना संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को एक यह शिक्षा जरूर देना चाहिए कि आत्मविश्वास के साथ अपने पैर पर खड़े हों और वह जो आत्मविश्वास हो, आत्मशक्ति हो, पैर पर खड़े हों। समाज में हमेशा इस विश्वास के साथ कि मुझसे किसी का कोई अहित नहीं होगा और किसी की निंदा, किसी की चोरी, किसी के साथ कोई कपट कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो हमारे पास है वो है, नहीं है कोई बात, संतोषम परम सुखम। और मेहनत से पढ़ना लिखना, परिवार का सम्मान करना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि परिवार में बच्चों को जो मिलता है वह संस्कार जो परिवार का होता है वह देने से, खरीदने से, बताने से नहीं आता। वह तो एक पारिवारिक है, एंसेस्टर है, वह अपने आप परिवार में आता है। तो ठीक है, मतलब मुझे क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले यही बात बोली थी कि वैसे तो मोटा मोटा मुझे पता है और हम लोग वही चीज़ें बताते भी हैं सभी लोग अपने अपने बच्चों को कि कैसे क्या करना है, हम लोगों ने क्या फेस किया, क्या किया। पर ठीक है, अभी अभी जवाब है मेरे पास। तो दूसरा, क्योंकि जैसे जैसे आप
उनकी और हम सबकी जैसे लाइफ बढ़ती गई आगे, तो साल साल दर साल जैसे 2012-13 में निक्की दीदी की शादी, फिर लक्की दीदी की शादी, फिर मेरी, फिर गुड्डन की, तो कई कई नए सदस्य जुड़े परिवार में। और पिछले मेरे को लगता है कि कम से कम 15 से 16 साल या 18 साल के अंदर अंदर हमारे घर में नियर अबाउट अपने ही परिवार में कम से कम 15-16 लोग बढ़े। तो उन लोगों को कोई स्पेशल, आप जो दामाद हैं या जो बहू है घर की, उसको कुछ स्पेशल आपके साइड से कोई संदेश आप देना चाहते हैं, या किसको? बहू को या दामाद लोगों को, बच्चों को, नाती नतनियों को, पोती को, या उनके लिए आप क्या सोचते हैं? बेटियों को और बहुओं को संदेश तो है, लेकिन घर के पूज्य प्रतिष्ठित दामाद को संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वह हमारे परिवार के पूज्य। यदि पिता ने उनके पैर को पूजा है, तो बेटे को तो मानना ही पड़ेगा कि वो, और बेटा नहीं है, हर पीढ़ी को मानना पड़ेगा कि हमारे परिवार के पीछे हैं। तो जहाँ तक सवाल है बेटी को, बहू को संदेश देने का, तो हमारा संदेश इतना ही मैंने बताया कि परिवार में माँ जो होती है वो बच्चे के लिए गुरु होती है, और पति के लिए वो एक शक्ति है। ठीक है। तो हमेशा परिवार में बच्चों को अपने सबसे पहले तो इसको बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, और बच्चे को खड़ा करने के लिए अपने ऊपर चाहे जो भी परेशानी हो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि पिता जो होता है वह बच्चे की, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके बारे में वो जानकारी उतनी नहीं रख पाता है जितनी माँ माँ से सारी जानकारी, सारी बातें, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वह सारी दुख दर्द सब जो है माँ को बताता है, बाप को नहीं बताता। तो माँ जो है वह अपने तरीके से अपने बेटा और बेटी को परिवार में इस तरह से खड़ा करे, एक सम्मानित जीवन जिए, आत्मसम्मान उसका रहे, और समाज में भी जो है वो सम्मानित रहे, परिवार में सम्मानित रहे, और इसके साथ साथ उसके बढ़ने की हमेशा आकांक्षा में वह हर कार्य करे, और जिस दिन वह वृक्ष खड़ा हो जाएगा उस दिन जो है अपने उस बच्चे पर उसको जो गर्व होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका जवाब पूरा हो गया, तो आगे बढ़ूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बचा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वैसे बहुत अभी बहुत वैसे अर्ली स्टेज है ये सब जानना या प्रिडिक्ट करना। भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी पहले से, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, हर बार अंदाज़ा सही नहीं होता है। बट फिर भी जैसे अभी हमारे घर में कई आपके नाती नतनी हैं, होती है आपकी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, जो बच्चों के बारे में, कि यशी, चहक, अर्नव, गौरी और केशु, इन लोग को आप क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं? क्या आपके हिसाब से क्या बनेंगे? इनको अभी देख करके क्या लगता है कि ये लोग क्या बनेंगे आगे? जस्ट प्रिडिक्शन है, मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ये सच ही होने वाला है, बट आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? प्रिडिक्शन।
देखो ऐसा है कि किसी बच्चे के बारे में कुछ बताना और उनकी भविष्यवाणी करना केवल सूर्य को दीपक दिखाना है। बच्चा जो होता है वो जैसे बरगद है, बरगद का जो बीज होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका पेड़, उसके पेड़ की छाया इतनी होती है कि उसके नीचे कम से कम 100 आदमी बैठ सकते हैं और जी सकते हैं। उसी तरह से बच्चा होता है। बच्चा जिस तरह से पाला जाएगा, पोसा जाएगा, रखा जाएगा अनुशासन के अंदर या जैसे भी, तो ये तो अपने अब माँ बाप के ऊपर है, उनकी शक्ति के ऊपर है कि हम उसको कैसे और ख़ास कर जो है उसमें भी जो है रखने का जो वो होता है वो माँ पर ही जाएगा। क्योंकि आज के युग में पिता जो है वो कमाऊ हो गया है, उसकी शक्ति जो है कमाऊ हो गई है, लेकिन घर के अंदर 24 घंटा माँ बेटे और बेटियाँ ही रहती, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बाप से ज़्यादा होती है। और वही ये बच्चे को बढ़ाने में, बच्चे को खड़ा करने में, उनकी जिम्मेदारियों के साथ ये पता उनको लगता है कि कैसे होगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं घुमा करके क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछता हूँ, क्योंकि जवाब तो मुझे चाहिए ही। तो अभी क्योंकि आपके अपने परिवार में आपने देखा कि पेशे से लोग वकील हैं, पेशे से कोई किसी शिक्षा विभाग में है, कोई कुछ फॉर्म में टीचर है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, कोई आपका आपके घर में कोई एक अब मैनेजर या इंजीनियर था, मैनेजर हो गया। अभी आप क्या सोचते हैं कि आपके परिवार में किस व्यवसाय या किस पोजीशन वाले लोगों की कमी है? अब तो यह जो प्रश्न है वो अपने में बहुत ही अहम प्रश्न है। अहम प्रश्न ये है कि यह कह पाना हमारे लिए बड़ा ही कठिन होगा कि किस तरह के लोग पैदा हों। अब तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो हैं वो ही बता सकते हैं कि किस तरह के लोगों से परिवार प्रतिष्ठित रहे। लेकिन कुल के बाद मान, मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा अपनी ऊपरी पीढ़ी के को देखते हुए उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। समझ गया मैं, मतलब जिस करियर से आप हैं उस करियर में मतलब एक इंजीनियर का कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है कि आपके कहे हुए कथन को किसी और तरीके से काट के निकाल पाए, इसलिए मैं जवाब निकालने में असमर्थ हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है उसका आंसर नहीं मिला मुझे, अभी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, बट कोई नहीं, मुझे उस पर प्रेशर नहीं देना है, मुझे जानना था बस, मैं समझ चुका हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग सुनेंगे इस वीडियो को या इस बात को वो अपने आप समझ जाएंगे कि उनको खुद से ग्रो करना है, न कि दूसरों के बताए हुए रास्ते पे ही हर बार जाना है। अगला जो है सिर्फ जो समझाने वाला है वो सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पर घसीटते हुए लेके जा नहीं सकता है। घसीटते हुए रास्ते पे जानवरों को लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़
थोड़ा परिवार से और आपके करियर से हट करके हम थोड़ा एक अलग फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। ईश्वर के लिए सब हर जो भी लोग हैं दुनिया में सब ईश्वर को मानते हैं। बट क्या कभी आपको लाइफ में, कभी अपने जीवन में, करियर में कभी ऐसा लगा कि भगवान के ऊपर विश्वास कम हो रहा है? ऐसा कभी लगा आपको अपने करियर में या जीवन में? या ऐसा कभी हुआ तो आपने क्या किया? देखो, इस संसार में चलिए आप चालू रखिए। इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी में आसक्त हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना उन पर आश्रित होते हैं, ना उन पर आसक्त होते हैं, बल्कि वो अपने कार्य को अपने बल पर, अपने परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और अपना जो धर्म होता है, जो दायित्व होता है, उसको समझते हुए वह यह एक तरह से जब अपने धर्म को, अपने दायित्व की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको यह नहीं होता है कि ईश्वर जो चाहेगा होगा। उनको ये होता है कि हमको करना है चाहे जैसे, और जब करना है चाहे जैसे भी है करें, यह सोच करते हैं, तो उसमें ईश्वर भी अपने आप सहायता करता है, और वह ईश्वर जो है उनकी सहायता करता है, और वह कार्य जो है 100% सही होता है, सफल होता है। ठीक है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ठीक है। तो हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर जो इंसान होता है, हर सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट होता है कि जब वो सोचता है कि यार ये नहीं होता तो ठीक होता। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं कि हम उधर जा रहे हैं उस क्वेश्चन को लेकर के, टाइम मशीन। थोड़ा धीरे, टाइम मशीन। ठीक है, तो ऐसा कोई, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 40 साल पीछे भेज सकता हूँ, 72 साल के हैं आप, 72 ईयर्स के, मैं बोलता हूँ कि आपको मैं 30 साल 32 साल के तब तक भेज सकता हूँ। 32 साल से 42 साल के, 72 साल के बीच में आपको मैं अगर कोई एक ऐसा चाबी दूँ कि आप अपना पास्ट में जो भी बीता है उसमें कोई एक मोमेंट ठीक करना चाहते हैं, तो वो कौन सा मोमेंट होगा जो आप ठीक करना चाहेंगे? अपना मोमेंट। अपना मोमेंट, आपका अपना, किसी से रिलेटेड नहीं, आपका अपना। मेरे जीवन में जब मैंने किसी चीज़ के लिए गति देने की सोची, किसी भी स्तर पर, तो उस गति देने में कभी मैंने गतिरोध नहीं पाया। तो क्या इसका मतलब ये है इसलिए इसका मतलब ये है कि कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं? इसलिए गतिरोध नहीं पाया कि मैंने कभी हार नहीं मानी, चाहे वो बलात् करना हो, चाहे मानसिक रूप से करना हो, चाहे आर्थिक रूप से करना हो, चाहे जिससे करना हो।
मैंने कभी हार नहीं मानी, और जब हार नहीं मानी तो ईश्वर साक्षात साक्षी बनकर 100% सफल कर दिया। इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अब किसी प्रकार की कोई त्याग की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने इस सफल जीवन को, सफल इसलिए क्योंकि मुझे लगा अभी तक कि सफल है, ठीक है, सफल जीवन की ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने आने वाले पुश्तों को आप सौंपना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि हाँ ये सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ स्टेप है, ऐसे अगर आगे बढ़ोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। जिसके पास गीता हो और गीता में सारे ज्ञान भरे हुए हैं और गीता से ही सारे ज्ञान प्राप्त हुए और गीता से ही शादी हुई है और गीता से ही शादी हो गई है तो पहली चीज उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। नंबर एक। दूसरी बात कि गीता के ही ज्ञान से सारी शक्तियाँ प्राप्त होती। मैंने पहले ही कह दिया कि संगिनी जो होती है, स्त्री होती है, पुरुष के लिए शक्ति होती है, और वह शक्ति अगर निकाल दी जाए तो पुरुष शून्य हो जाता है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र लक्ष्मी निवास। ये थोड़ा सा और तेज बोलिए ये वाला श्लोक जो है। जत्र नारी पूज्यन्ते तत्र तत्र लक्ष्मी निवासति निवासति। जत्र नारी पूजन्ति तत्र लक्ष्मी निवासति निवासयति। ओके, ठीक है। तो अब ठीक है, ये आखिरी सवाल था। तो गीता अभी पढ़ने का क्या मतलब है? अभी मतलब 1980 में जब शादी हुई थी तब से लेकर के 2025 तक आपको समझ में नहीं आया कि गीता है क्या? गीता से ही आपकी शादी हुई है? इसका मतलब ये है कि अभी तक गीता के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि गीता उस गीता की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ सन 80 से है। हाँ, तो वही मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि वो उस गीता के चक्कर में ओरिजिनल गीता भूल गए थे आप? हाँ वाह, हाँ, कमाल, संगीनी का कमाल है ये। हाँ, कि उसने ओरिजिनल गीता को भुला दिया। हाँ, उसका त्याग है, समर्पण है। ठीक है। त्याग समर्पण कैसे है? जिसने अपने जीवन में परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने BA कराया, वो जिस समय वो आई वो इंटर में थी, इंटरमीडिएट मैंने कराया। मैंने क्या किया, ऊपर वाले ने कराया, उन्होंने किया, मैंने नहीं। BA किया, B.Ed किया। इसके बाद यदि उनकी इच्छा रहती तो मैं किसी न किसी स्कूल में करवा देता। ईश्वर की दया से मेरे साथ संबंध था, लेकिन उनके समझ में आया कि परिवार को ले चलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो परिवार के समर्पण के लिए उन्होंने सब किया, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके अनुसार हम लोगों ने काम किया। और गीता में समर्पण, त्याग ही दिखाए। चलिए, तो बहुत अच्छा है। अभी अब बात क्लियर हुई? बात क्लियर है, और हम और डिटेल में कभी बैठ के बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर भी। आज सिर्फ ये हम लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपका जो दृष्टिकोण है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ तो चुके ही हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी हम लोग फिर कभी किसी और दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और आज
इसको यहाँ पर हम समाप्त करेंगे ये सारी अपनी कन्वर्सेशन को। और अच्छा लगा। और हमेशा कोई चीज़ हम लोग जब नई शुरू करते हैं तो नई चीज़ शुरू करने में दोनों चीज़ें होती हैं, या तो आप सक्सेस मिलेगी या सुपर सक्सेस मिलेगी। हाँ? अगर कोई नई चीज़ आप चालू करते हैं अच्छे मन से, तो या तो उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो सक्सेस मिलती है या सुपर सक्सेस मिलती है, या तो या सक्सेस सक्सेस या सुपर सक्सेस। तो हम देखेंगे कि हमें सक्सेस मिलता है या सुपर सक्सेस मिलता है, और हम लोग उधर की तरफ बढ़ेंगे। और मैंने हमेशा सक्सेस का सपना नहीं, हमेशा सुपर सक्सेस का सपना देखा है, और उसकी पूर्ति भी भगवान की कृपा से। ठीक है। तो मेरा भी यही मानना है कि हम लोग हमेशा टारगेट हमेशा हमें अपना रखना चाहिए बहुत सुपर, जिसमें एक्सट्रीम मेहनत हो। अगर एक्सट्रीम मेहनत वाला टारगेट नहीं रखेंगे तो हम उसके नियर भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो हमेशा सुपर सक्सेस टारगेट रखना है। तो ठीक है, आज हमने काफ़ी डिस्कशन किया, आपकी काफ़ी बातें सुनी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सुपर सक्सेस के लिए लगातार श्रम करना चाहिए। जिस स्ट्रीम में, जिस शाखा में जैसा भी हो कार्य करते हैं, और चलते चलते कहा यह जाता है कि रास्ते कैसे हैं ये मंजिल बता दें, रास्ते आप कैसे आए हैं ये मंजिल आपकी बताएगी। अगर आप एकदम ऊंचाई मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो पता लगता है कि आपने रास्ते को पार किया। ठीक है, तो आज आपके इसी लास्ट सेंटेंस को, आज के वीडियो में लास्ट सेंटेंस को हम अब यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगला कुछ ना कुछ और टारगेट रखेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कोई बात टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस पर कुछ हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और अदरवाइज़ शुक्रिया करना होगा। मैं सिवाय शुभकामना के, बधाई के और आशीर्वाद के अलावा कुछ देने में असमर्थ, और ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, छाया माता की बनी रहे, माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, इससे बढ़कर क्या है। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ और सफ़र के बारे में। सफ़र मतलब कहाँ आप अभी तक घूमने गए, आपको क्या क्या चीज़ें मिली देखने को। फिर ऐसे करके हम कुछ और टॉपिक्स पकड़ेंगे, उन टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद।